हाय फ्रेंड, चलिए आज बात करते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1993 में स्टार्ट हुई थी। और ये कंपनी जो है, इसका जो आईपीओ आया था वो अगस्त 23 में आया था। आईपीओ जब आया था तो उसका प्राइस जो 108 रुपीज़ पे इसका प्राइस था। और अगर अभी का प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस अभी चल रहा है 141 रुपीज़। तो ये कंपनी आखिर करती क्या है? ये कंपनी अगर लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये पाइप बनाती है, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाती है, यानी कि मेटेलिक फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाती है। तो अगर नॉर्मली हम मेटल का पाइप की बात करते हैं वो एकदम रिजिड होना चाहिए, लेकिन अगर इनके जो मेटेलिक पाइप होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि नॉर्मली जो रबर के पाइप होते हैं उसी तरीके से ये फोल्ड हो सकते हैं। और अगर इन मेटेलिक पाइप्स की बात बताते हैं तो इसमें हाई टेम्परेचर हो या वेरी लो टेम्परेचर हो, ये लिक्विड्स या गैसेस होती हैं या सॉलिड इसमें से जा सकते हैं। यानी कि बहुत सी इंडस्ट्रीज, बहुत सी फैक्ट्रीज में ये जो पाइप्स होते हैं वो यूज होते हैं, जिनको होस भी बोला जाता है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि आजकल अगर हम देखा है इंडिया में कैपेक्स पे बहुत ज्यादा ही फोकस हो रहा है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील कंपनीज हो, बहुत ज्यादा ही कैपेक्स कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का भी, अभी रिसेंटली उन्होंने 19,000 का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, यानी कि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा कैपेक्स चल रहा है। तो अगर इस तरह से बहुत सी फैक्ट्रीज बनती रहेंगी, बहुत ज्यादा कैपेक्स होगा, तो इस तरह की जो कंपनी यानी कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो जैसी जो कंपनी है वो भी अपना प्रोडक्ट को इन कंपनीज को सेल करेंगी। तो इन सब कंपनीज में जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री से जो पाइप्स हैं, जो होज हैं, वो यूज होंगे। तो आने वाले समय में इसका भी फ्यूचर थोड़ा मुझे ब्राइट लगता है। और अगर बात करते हैं कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फायर स्प्रिंकलर में यूज होता है, मेटल एंड माइनिंग में यूज होता है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में यूज होता है, रिफाइनरी में यूज होता है। अगर इनके जियोग्राफिकल रेवेन्यू के बाइफिकेशन करते हैं तो एक्सपोर्ट 84% है, डोमेस्टिक 16% है। और उसमें भी अगर कंट्री वाइज स्प्लिट करते हैं तो यूरोप 26%, यूएसए 61%, यानी कि अच्छी कंट्रीज में अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो भी जरूर से जरूर अच्छी होगी। अभी अगर बात करते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप हो 18-20 करोड़ रुपीस है, यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी कंपनी भी नहीं है, माइक्रो कंपनी भी नहीं बोल सकते हैं कि 200 या 300 करोड़ की कंपनी है। और 1993 से ये कंपनी स्टार्ट है, तो इतनी नई कंपनी भी नहीं बोली जा सकती है। इस कंपनी का जो मेन प्रोमोटर है वो सैट इंडस्ट्रीज है। सैट इंडस्ट्रीज नॉर्मली इस तरह की कंपनी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और उनका टर्न अराउंड करती है। और अगर बात करते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की भी, तो बिफोर एक्विजिशन ऑफ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज बाय दिस सैट इंडस्ट्रीज, ये कंपनी भी बिल्कुल डिफॉल्टर थी। उसके बाद सैट इंडस्ट्रीज ने इसमें इन्वेस्ट किया और इसको अभी प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया है। आगे चल के हम इसके नंबर भी देखेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। कंपनी में अगर प्लेज परसेंटेज की बात करते हैं तो कोई भी हिस्सा प्लेज नहीं है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी को गिरवी नहीं रखा हुआ। अब चलिए इनके कुछ मेन पैरामीटर पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर आरओई। अगर हम नॉर्मल अगर बिग कंपनीज होती है तो हम बोलते हैं अगर उनका आरओई 12% या 15% से ऊपर है तो सही रहता है। अगर हम स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी स्मॉल कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क ज्यादा बन जाता है, तो मेरे हिसाब से अगर आरओई की बात करते हैं तो 15 या 18% से तो ऊपर होना चाहिए। अगर इस कंपनी के आरओई की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20% से हमेशा ऊपर ही रहा है, तो यहाँ पे हम इसको फुल मार्क्स दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, तो वो जीरो है इनका यहाँ पे, यानी कि डेट फ्री कंपनी, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, इनके मैनेजमेंट ने बोला है जो भी ये कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी ये कैपेक्स अच्छे खासा कर रहे हैं, इसीलिए जो कंपनी कैपेक्स करती है वो मुझे अच्छी लगती है कि आने वाले समय में हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफी अच्छा एक्सपेंशन दिख सकता है। तो जो भी ये कैपेक्स का प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी कैपेक्स कर रहे हैं, उसके लिए जो इंटरनल एक्रूअल्स, यानी इनके पास जो ऑलरेडी मनी है और जो इनके पास जो आईपीओ से मनी बची हुई थी उसी को यूज करेंगे, यानी कि डेट एक्स्ट्रा नहीं लेने वाले, यानी कि डेट फ्री कंपनी ये आगे चल के भी रहेगी। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट टाइम्स। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक ठीक ठाक कंपनी जो बड़ी कंपनीज रहती हैं, अगर वो 10 ईयर्स में 3 टाइम्स से ज्यादा का प्रॉफिट कर देती है, 3 टाइम्स से ज्यादा का, तो हम उसको बोल सकते हैं अच्छी कंपनी। अगर हम स्मॉल कंपनी ले रहे हैं, जैसा हमने बताया स्मॉल कंपनी मतलब थोड़ी सी रिस्की कंपनी, तो एटलीस्ट 5 टाइम्स उनका 10 ईयर्स में होना चाहिए। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो प्रॉफिट को उन्होंने 6 टाइम्स कर दिया। 7 करोड़ का प्रॉफिट से ये बढ़ के अभी 24 फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका जो प्रॉफिट है वो 42 करोड़ रुपीस हो चुका है। यानी ओवरऑल काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने इन लास्ट 5 ईयर्स में। अब अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट, यानी अभी जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उनके सेल्स और प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो अगर हम सेल्स देखते हैं तो
मार्च 23 से मार्च 24 की अगर ग्रोथ देखा है तो 11% है, जो कि ओके टाइप है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ईयर से सेम क्वार्टर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 23 से मार्च 24, यानी लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं 7% की, जिसको हम अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एवरी क्वार्टर में 7% का ग्रोथ दिखाते हैं तो 1 ईयर में 7 into 4 लेमन लैंग्वेज में 28% तो ऐसे ही हो जाएगा। पर अगर कंपाउंडिंग 7% एवरी क्वार्टर ये करते जाते हैं ग्रोथ, तो 31% हो जाएगा। तो यानी कि लास्ट क्वार्टर से अगर 7% का ग्रोथ है तो ये अच्छा खासा माना जा सकता है। अब अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 23 से मार्च 24 में ग्रोथ देखा जाए -23 है, जो कि बहुत ही बेकार माना जा सकता है, क्योंकि 13 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, और लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं और इस ईयर अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत बेकार चीज हो जाती है। यानी क्वार्टरली रिजल्ट तो हम बोल सकते हैं कि अच्छे नहीं आए हैं। अब अगर दिसंबर 23 से मार्च 24 देखा जाए तो 11% की, जिसको अच्छा बोला जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं, मैं हमेशा लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, वो अच्छा है कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखे, सेल्स देखे, प्रॉफिट देखे, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो अच्छे नहीं आए हैं, बेकार आए हैं, ऐसा बोला जा सकता है। इसीलिए अगर इसका शेयर प्राइस भी देखा जाए तो कुछ टाइम से इसका शेयर प्राइस काफी कम हो चुका है। चलिए अब चलते हैं आखिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उन्होंने कैसा किया है। तो हम कुछ साल के ये डेटा देखेंगे, सेल्स देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। अब अगर ईयरली रिजल्ट देखते हैं सेल्स का, तो 20 से 24 की बात करते हैं तो अगर उनकी ग्रोथ देखा जाए तो 20 से 21 में 1%, 22 में 66%, 12%, देन 18% है। तो सेल्स की ग्रोथ ठीक ठाक रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च 21 यानी फाइनेंशियल 21 में इसीलिए ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, बिकॉज कोरोना के कारण। उसके बाद क्योंकि बेस छोटा हो गया है तो मार्च 22 में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ आई है। बट अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल 24 की बात करते हैं, तो 18% की ग्रोथ रही है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, जो एक अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट भी देखा जाए तो सेम वही कहानी है कि मार्च 22 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में अच्छा किया है, क्योंकि 21 में बेस जो है कम था ड्यू टू कोरोना। उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्च 24 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 40% का ग्रोथ दिखाया है, जो भी काफी अच्छा माना जा सकता है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, पूरे इनके ईयरली रिजल्ट देख रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मार्च 24 क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो बेकार रिजल्ट आए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि जो कंपनी कैपेक्स करती जाती है, यानी अपना एक्सपेंशन करती जाती है, वो कंपनी में ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम यहाँ फिक्स असेट परचेज अगर इनको देखा जाए कैश फ्लो के थ्रू, तो यानी कि मार्च 22 से 23 में और 24 में अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अराउंड 37 करोड़ का फाइनेंशियल 24 में इन्होंने फिक्स असेट परचेज किया है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए। अब अगर आरओसी परसेंटेज देखा जाए तो 15%, 16%, 17%, 36%, 35% अच्छा खासा आरओसी है, जो कि बढ़ता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। अब अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो अगर उसकी करंट पीई देखी जाए तो 43.6 है, और अगर इंडस्ट्री पीई देखी जाए तो 23.6 है। लेकिन इंडस्ट्री पीई से अगर देखा जाए तो ये काफी एक्सपेंसिव दिख रहा है। लेकिन हर समय जो इंडस्ट्री पीई निकालते हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो। अगर आपको इसका कोई रियल कॉम्पिटिटर दिखता है तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी कंपनी, मैं उससे उसको कंपेयर करके देखूंगा और फिर हम लोग एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अगर उसी तरीके से पीजी देखा जाए तो 1.02 है, यानी कि पीजी के हिसाब से तो ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता, फेयरली वैल्यूड लगता है। पीजी मतलब ग्रोथ के हिसाब से आखिर कितना पी ये मांग रहे हैं। अब अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है तो प्रमोटर ने सितंबर 23 से मार्च 24 तक कोई भी हिस्सा नहीं बेचा, और अराउंड 67% की इनकी हिस्सेदारी, जो कि स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी है प्रमोटर की, जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। उसी तरीके से निप्पॉन एएमसी ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगातार बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं इन्वेस्को फंड ने भी अपना जो होल्डिंग है अराउंड 1.56% है अभी, जो कि धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। उसी तरीके से एक एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी हैं, जो उन्होंने 1.79 से 1.8 तक करके अभी तक उनकी होल्डिंग 1.8% है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि आशीष कचोलिया जी ने 87 रुपीज में इन्होंने इसमें स्टेक खरीदा था। नाउ माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप देखा जाए कंपनी के लास्ट 5 ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ किया है, क्योंकि अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टी बैगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी खासी ग्रोथ यानी सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ होनी ही चाहिए। बट अगर ओनली मार्च 24 का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, उसी के चलते जो शेयर अभी थोड़ा गिर भी रहा है। और अगर बात करें इनके मैनेजमेंट की, तो उन्होंने रीजन बताया कि जो रेड सी क्राइसिस हुआ है उसके चलते उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ गई, और इसी के चलते इनका जो मार्जिन है वो काफी घट गया।
गए हैं। और क्योंकि पी अभी भी 43.6 यानी काफ़ी हाई पी है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले भी कुछ टाइम पे इसके स्टॉक प्राइस पे प्रेशर रहे। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है कि मैं अभी इन्वेस्ट कर लूँ और उसके बाद प्राइस नीचे गिर जाता है तो मुझे रिग्रेट होगा, बट ये रिग्रेट मुझे मंजूर है क्योंकि मैं उसकी एवरेजिंग कर सकता हूँ। एक दूसरा रिग्रेट होता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट अभी ना करूँ क्योंकि मुझे लगता है शेयर और नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से शेयर बढ़ता चला जाता है तो मुझे ज़्यादा रिग्रेट होगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट अगेन एंड अगेन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।